नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। हफ्ते का आखिरी दिन आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम बात करते हैं आपकी आमदनी के बारे में, आपकी नौकरी, आपका खर्च, आपकी गृहस्थी, देश की अर्थव्यवस्था, खबरें जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, न्यूज दैट यू कैन यूज, जिनका सरोकार आपसे है। कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं, कोई राजनीति नहीं। सादी सीधी सरल भाषा में, आसान भाषा में आपको हम ये खबरें समझाते हैं। और आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार हैं। और पवन, आज की जो सबसे बड़ी खबर मेरी निगाह में है वो ये 10 लाख से ऊपर आंकड़ा पहुंच गया है संकट काल का, संक्रमण काल का, कोरोना के संक्रमण का। आजकल इसकी बातें बहुत कम हो रही हैं। कर्व फ्लैटन नहीं हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। स्पाइक आ गई है दक्षिण भारत में और अब बारी आई है कुछ शहरों की। और यही हेडलाइन है टाइम्स ऑफ इंडिया की। बेंगलुरु, हैदराबाद एंड पुणे इमर्ज एज न्यू अर्बन कोविड हॉटस्पॉट्स। तो जहां दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में थोड़ा ग्राफ काबू में आ रहा है, संक्रमण फ्लैटन हो रहा है, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में अब वो नए हॉटस्पॉट्स हो गए हैं। और इसी से जुड़ी एक इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, मैन्युफैक्चरर्स फ्रेट एज सडन लॉकडाउन हिट लॉजिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कारोबारी हैं, जिनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, वो परेशान हैं क्योंकि देखिए, ये बेंगलुरु हो, हैदराबाद हो, पुणे हो, यहाँ सडन स्पाइक आ रही है तो लॉकडाउन भी अनाउंस किया जा रहा है 22 जुलाई तक। अब बेंगलुरु में लॉकडाउन है। तो ये जो खबर मैं इंडियन एक्सप्रेस की दिखा रहा हूं, अब टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स, उन्होंने प्लांट बंद कर दिया। अगले दिन पता लगा कि नहीं, लॉकडाउन तो है पर मैन्युफैक्चरिंग जारी रहेगी, लेकिन वर्कर्स, मैनेजर्स, वर्कफोर्स वो अपने घर चले गए, तो अब प्लांट नहीं खुल सकता। तो ये दोनों खबरें आप जोड़कर देखेंगे, ये एक और खतरे की आहट मानेंगे इसे? खतरे की आहट तो पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे संदीप। पर देखिए, सवाल खतरे का, खतरा तो बीमारी जो लेके आया वो खतरा है जो सबसे बड़ा है। लेकिन उसकी छाया में अगर आप देखेंगे कि जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं वो एक छोटे मोटे डिसरप्शन है, छोटा मोटा डिसरप्शन है, तो उससे काम प्रभावित हो रहा है, तो उससे इकोनॉमी में गतिविधियां नहीं हो रही हैं। इकोनॉमी में गतिविधियां नहीं होगी तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा, तो आपके अल्टीमेटली वो ग्रोथ पे दिखेगा। आपको याद होगा पिछले हफ्ते हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी कि कोई इन्फॉर्म पॉलिसी नहीं है उस पर। और जो आप एक हफ्ते में जो आपने देखा कि जो लोकलाइज्ड जो लॉकडाउन है, जिसको आप पार्शियल लॉकडाउन कर लीजिए, मिनी लॉकडाउन कर लीजिए, किसी भी नाम से आप उसको संबोधित कर सकते हैं। लेकिन इसका अब ये भी चेताया था पिछले शो में हम लोगों ने कि ये गंभीर बात है और ये आगे जाके देखेंगे समस्या गहराएगी। और अभी जब आप देख रहे हैं बेंगलोर में है, उसके बाद आप फर्ज करिए कि बेंगलोर से निकल के ये जो और छोटे अर्बन एरियाज हैं वहां पे ये बीमारी ज्यादा जा रही है। आप बिहार का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, साउथ के जो और स्टेट्स हैं उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब ये छोटे शहरों में फैलेगा जहां पे डेंसिटी कम है और उसके बाद जब ये गांव में फैलेगा तो आपके पास तब ये सिचुएशन ज्यादा खराब होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं खतरे की आहट, घंटी नहीं तो आहट है ये। खतरा तो ऑलरेडी है। हाँ। लेकिन आप इसको पहले हमें ये समझ में आ रहा था कि शायद जो छोटे छोटे सेंटर्स हैं, सेमी अर्बन एरियाज हैं या जो रूरल एरियाज हैं, वो बच जाएंगे या बहुत मामूली नुकसान उसका होगा। पर आप अब खतरे की आहट मान सकते हैं जब आप कुछ काम नहीं करेंगे, तो खतरे की आहट आप मान सकते हैं। जब इसके लिए आप तैयार रहेंगे तो अगर खतरा भी है तो उससे आप जूझ सकेंगे। लेकिन वो पॉलिसी और वो जज्बा और कुल मिला के एक कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट, उससे शायद मुझे कम दिखाई दे रहा है। रिजल्ट इसके सामने डिजास्टर्स होंगे, मुझे सिर्फ ये दिख रहा है संदीप। और यहां पर देखिए, जो ये लॉकडाउन, हमारी एक कंसिस्टेंट पॉलिसी भी नहीं है पवन। राज्यों और केंद्र में समन्वय होने की जरूरत है। अब ये जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे की हमने बात की, सूरत में संक्रमण फैला हुआ है, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद, ये सारे वो जगहें हैं, वो सेंटर्स हैं। 70%
हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट इन जगहों से निकलता है, इनके आसपास के इलाकों से निकलता है। हमारी एक कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी होगी, वरना सप्लाई चेन अगर ऐसे ही डिसरप्ट होती रही तो जो आप आर्थिक पहिया घुमाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं घूम पाएगा। देखिए साहब, ऐसा है कि जैसे जैसे अनलॉक जब अनलॉक किया तो सेंटर ने कहा कि साहब ऐसा है कि ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जगह जगह डिसाइड करनी। पर मैन्युफैक्चरिंग लार्जली आप देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी जो अब 70% जिस प्रोडक्शन की आपने बात की इन इलाकों में है, वहां पे जब स्टेट गवर्नमेंट ये आप पूरी एक सोच होनी चाहिए कि साहब इसमें हमें क्या करना है। हाँ। आप एक पॉलिसी बंगलौर में अलग होगी, अहमदाबाद में एक पॉलिसी अलग होगी, अब चेन्नई के जो आसपास जो प्लांट हैं उसके लिए पॉलिसी अलग होगी। तो आपको अभी देखिए कंप्लेन नहीं हुआ है संदीप, आप देखेंगे, आप आज लिख के ले लीजिए, अब से ठीक इस महीने के होते होते, क्योंकि इससे जैसे ही प्रोडक्शन प्रभावित हो रहा है इसके बाद अब इंडस्ट्री की शिकायतें आएंगी। जब इंडस्ट्री की शिकायतें आएंगी तो वो स्टेट के पास नहीं जाएंगी, क्योंकि इसका फाइनली जो इसका भुगतान जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। एक्सपोर्ट पे इसका प्रभाव पड़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ पे इसका प्रभाव पड़ेगा। कल को जो कंपनियां एक्सपोर्ट कर रही हैं वो जब कंप्लेन करेंगी साहब हम तो कुछ उत्पादन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली एक्शन लेना पड़ेगा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से वो सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अभी शिकायतें आएंगी, आ रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास शिकायतें आएंगी, फिर उसके बाद आप देखेंगे 2 हफ्ते बाद राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, जब यही करना है आपको तो आप इससे पहले क्यों नहीं सोचते कि साहब ये नौबत आ सकती है। हाँ। इसका मतलब है कि हमारे प्लानिंग में कुछ खोट है, बात सिर्फ इतनी है। बिल्कुल, प्लानिंग की कहीं ना कहीं कमी है। और उससे जुड़ी एक बेहद अहम खबर है, सिर्फ बिजनेस स्टैंडर्ड ने ये कवर की है, खबर छापी है, हेल्थ स्पेंडिंग ड्रॉप्स 50% इन मई। मतलब दर्शकों समझिए, संकट काल, संक्रमण काल में है। इस साल मई में जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है उसने 3,948 करोड़ रुपए खर्च किए और पिछले साल मई में 7,816 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। मतलब चौंकाने वाली खबर है ये। पवन, संदीप, इसमें देखना पड़ेगा कि इसका पैटर्न क्या है, क्यों वो कम हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोविड की वजह से फंड डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ और कॉन्सेंट्रेट किया कोविड पे, वो फंड पड़े रह गए। मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा और विस्तार में अगर आप जाएंगे कि क्या नहीं, मैं विस्तार में जाता हूं। देखिए पवन, आंकड़े बताता हूं, अप्रैल 2019 के भी आंकड़े और 20 के, मई के मैंने बताए। अप्रैल में परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 12,929 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि अप्रैल 2019 में सिर्फ 4,327 करोड़ रुपए खर्च किए थे। तो 198% का इजाफा। लेकिन इस बार 7,816 करोड़ की जगह 3,948 करोड़, यहां पर 50% डाउन। अप्रैल में 200% अप, मई में 50% डाउन। ये समझ से परे है। देखिए कायदे से तो देखिए हेल्थ के लिए एक इमरजेंसी की सिचुएशन है संदीप, तो कायदे से फंड का डिप्लॉयमेंट एडिक्वेट होना चाहिए था और पूरा एग्जॉस्ट होना चाहिए था जो भी एलोकेटेड था। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो मेरे ख्याल से इसमें देखना पड़ेगा कि इसके रीजंस क्या थे, क्या इस वजह से तो नहीं। जानकार भी बहुत चक्के हैं, एक्सपर्ट्स आर सरप्राइज्ड, इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। गवर्नमेंट मशीनरी नहीं काम कर रही थी, क्या इसकी ये वजह है क्या? आप देखिए, मैं इसका कोई पैमाना नहीं, पर मैं एक छोटी सी बात आपको कहूंगा तो थोड़े ज्यादा दर्शकों को समझ में आएगी। मेरा ये मानना है कि अभी डेटा आया नहीं है, आएगा। आप देखेंगे अप्रैल और मई में तो जो प्राइवेट इलाज के लिए जो खर्चे होते थे, वो भी आप देखेंगे तो डिक्लाइन वहां पे भी हुआ होगा संदीप। वो इसलिए हुआ होगा क्योंकि लोग मामूली बीमारियों के लिए हॉस्पिटल मई और अप्रैल में नहीं गए थे, तो वो नहीं गए थे, तो लिहाजा वो आप देखेंगे जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनका इनकम देखेंगे, उनका रेवेन्यू देखेंगे तो ह्यूजली इंपैक्टेड है वो अप्रैल और मई में। तो ये लोग नहीं गए तो लिहाजा हॉस्पिटल में कोई होता नहीं था। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जो नहीं हुआ वो फंड एलोकेशन इस सेक्टर में
वो सिर्फ इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि गवर्नमेंट की मशीनरी नहीं काम कर रही थी और या उनको कहीं से रिक्वायरमेंट नहीं आ रहे थे। एक और आंकड़ा तो बता रहा हूं, इसमें, और एक मिनट पवन, एक और आंकड़ा बताता हूं दर्शकों को, आप समझाइए। और ये जो आंकड़े हैं ये किसी प्राइवेट एजेंसी के नहीं हैं, ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के आंकड़े हैं पवन, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। हम आयुर्वेद और इसके बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं इस संकट काल, संक्रमण काल में। अप्रैल में 270 करोड़ 95 लाख रुपए खर्च किए गए इस साल। पिछले साल ये सिर्फ 44 करोड़ था, यानी कि 509% का इजाफा अप्रैल के महीने में। 270 करोड़ रुपए खर्च किए आयुष मंत्रालय ने पवन, और मई में ये 7 करोड़ 28 लाख, 270 से घटकर 7 करोड़, और मई 2019 में 200 करोड़ खर्च किए गए थे। यहां पर गिरावट है, मतलब इतनी बड़ी गिरावट, 200 करोड़ से 7 करोड़ पर आ गया आयुष मंत्रालय का खर्च। तो इसमें संदीप, इसमें देखना पड़ेगा कि मतलब इतना ज्यादा वेरिएशन कैसे हो सकता है। नॉर्मल परिस्थितियों में ऐसे ज्यादा वेरिएशन स्पेंडिंग में नहीं हो सकता। तो ये इतनी बड़ी वेरिएशन है, इसके बारे में सरकार को जवाब देना चाहिए। अब एक और खबर जिसका विश्लेषण आज किया गया है हिंदुस्तान टाइम्स में, रोशन किशोर ने इसका विश्लेषण किया है। 2 दिन से खबरें आ रही थी पवन कि 18 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं और इंपोर्ट कम है। आयात ज़्यादा, निर्यात कम, ट्रेड सरप्लस हो रहा है। यानी कि हमेशा जो नुकसान होता था कि भाई हम आयात ज़्यादा कर रहे हैं, हम निर्यात ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसके लिए पैसे की दरकार होती थी, वो दबाव होता था। अब इस खबर को रोशन किशोर कुछ इस तरह से समझा रहे हैं कि ये दरअसल इतनी अच्छी कोई खबर नहीं है कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए और हमारी इंपोर्ट की डिपेंडेंस, हमारी निर्भरता इंपोर्ट्स पर कम हो गई है। थोड़ा आप समझाइए अपने अंदाज में। संदीप, सबसे पहले शुरू करते हैं, जो फिगर है लगभग 800 मिलियन के आसपास का है। तो देखिए, एक तो फिगर बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। ये अब भी ये होता $2 बिलियन होता तो भी मैं समझ सकता था। और दूसरा, सिर्फ एक महीने की बात है, तो एक तो ज्यादा इससे मेरे ख्याल से ज्यादा जांच करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, ये तरीका गलत है डेटा की दुनिया में। जब हम ऐसे करते हैं, और खासकर सरकार की तरफ से जब इस तरह के बयान आते हैं या उसको ट्वीट किया जाता है या दिखाया जाता है, तो दरअसल आपकी डेटा की दुनिया में आप क्रेडिबिलिटी लूज करते हैं। आप जब डेटा की दुनिया में क्रेडिबिलिटी लूज करेंगे तो पूरी दुनिया की जो रेटिंग एजेंसियां हैं वो कल की तारीख में आपको धीरे धीरे भारत के डेटा पे डाउट होता है। आज की तारीख में आप जानिए इस बात को, ये 1-2 साल से ये तमाशा चल रहा है जब हमारे डेटा पे लोग उंगली उठाते हैं। मैं बात कर रहा हूं उनकी जो इंटरनेशनल एजेंसियां हैं। तो आप एक स्टैंड लोन बेसिस पे जून का डेटा पकड़ लेंगे और उसके बाद बोलेंगे कि साहब ये तो बड़ी खुशी की बात है। मार्च 2020 में एक्सपोर्ट का हमारा डेटा था $22 बिलियन। एक्सपोर्ट का डेटा मार्च 2020 में $22 बिलियन। मार्च 2019 में $33 बिलियन। कितनी गिरावट हुई? $11 बिलियन की। ये 2008 के बाद 12 साल में पहली बार हुआ। ये कहीं हेडलाइन नहीं बना। जो नेगेटिव होता है वो हेडलाइन नहीं बनता, जब पॉजिटिव होता है आप किसी अभी सरकार में क्या हो रहा है कि आप देखेंगे तो जून में 10 दिन, एक हफ्ते का भी मिनिस्टर ने ट्वीट किया है कि साहब एक हफ्ते में पिछले साल एक्सपोर्ट इतना था, इस बार बढ़ के इतना हो गया। तो जब आप ऐसे डेटा एनालिसिस ऐसा होता है क्या? उसकी गिनती ऐसे करेंगे क्या? उसका मेजरमेंट ऐसे करेंगे क्या? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1 मिनट के लिए पवन रोक रहा हूं, 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी ये खबर छापी है और वो क्या कह रही है, हेडलाइन क्या कह रही है? ट्रेड सरप्लस अ साइन ऑफ वरी। इकोनॉमिस्ट, जो अर्थशास्त्री है ना, जो आप बात कर रहे हैं वही बात कह रहे हैं। ट्रेड सरप्लस अ साइन ऑफ वरी। आप कह रहे हैं एक तो हम डेटा को बड़ा सिलेक्टिवली इंटरप्रेट कर रहे हैं, अर्थशास्त्री कह रहे हैं ये दिक्कत की बात है। और दिक्कत कैसे? A decline in machinery and metal import shows that the industry is still very skeptical and rightfully so, कि अगर इंपोर्ट्स नहीं आ रहे हैं, अभी इंडस्ट्री वाले घबरा रहे हैं क्योंकि उनके कंपोनेंट्स, उनका जो
आखिरी माल तैयार होना है, उसके लिए रॉ मटेरियल हम बाहर से ही तो मंगाते हैं, हमारी डिपेंडेंस है। हाँ, तो आप सही कह रहे हैं, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आ रहा। आप देखिए, आप एक लाइन में समझिए इसको कि इसका जो कह रहे हैं कि साइन ऑफ वरी यह है कि साहब अगर ऐसा है जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव, उसका नेगेटिव यह है कि साहब इसका मतलब है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, इकोनॉमिक रिकवरी नहीं हो रही है। मोटी मोटी सी बात है, इससे ज्यादा आसान जबान में और नहीं कहा जा सकता। आप इससे खुशी मना रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि पहिया जो घूमने की बात आप करते हो चौधरी साहब, वो पहिया नहीं घूम रहा है। ये उसका मोस्ट नेगेटिव एस्पेक्ट है। एक और चीज समझाइए पवन दर्शकों को, जैसे आसान भाषा में आपने समझाया, डिराइव डिमांड। देखिए, डिराइव डिमांड होती है कि भाई आपको फोन लेना है, फोन के जो पार्ट्स हैं वो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, यहां पर फोन बिक नहीं रहा क्योंकि डिमांड नहीं है। डिमांड तो तब होगी ना जब अगर सप्लाई चेन पूरी तैयार हो रही है, माल तैयार होकर आ रहा है कि देखिए नया मॉडल आ गया, तो उसकी डिमांड होगी। थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को भी समझाइए, ये हमें समझने की जरूरत है। आप जैसे मैं आप दवाई का एग्जांपल लेता हूं, बहुत ज्यादा रेलिवेंट है इन दिनों, क्योंकि बीमारी का माहौल चल रहा है। आप दवाई जो बनाते हैं हम, वो 60% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और फिर फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जब आप फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे, तब जब उसका इंटरमीडिएट गुड्स सब बाहर से मंगाएंगे। आप जैसे मान लीजिए कि जैसे आप हम कई कंपनियां ऑयल इंपोर्ट करती हैं, उसमें फाइनली आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो सारा हम कंज्यूम कर लेते हैं। हम सारा जो इंपोर्ट करते हैं वो कंज्यूम तो नहीं करते ना, उसको आप उसको फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्म करके उसके बाद आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं। और जब एक्सपोर्ट करने से पहले उसका प्रोडक्शन होगा ना, तो जब वो इंपोर्ट नहीं हो रहा तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इकोनॉमिक रिकवरी कैसे होगी? ये समझना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए आपको एडम स्मिथ बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, एडम स्मिथ या मिल्टन कीन्स बनने की इसमें जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, जब ये इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है और डिमांड उठ नहीं रही है और हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जी ट्रेड सरप्लस हो गया उसकी बल्ले बल्ले कर रहे हैं, नौकरियां भी जा रही है, उसकी बातें आजकल बहुत कम हो रही हैं। और ये एक अहम खबर है पवन, women lost twice as many jobs as men। अभी तक हम लगातार बता रहे थे, एक वक्त था 12 करोड़ तक भी लोगों की नौकरी चली गई थी, दिहाड़ी मजदूर उसमें काफ़ी ज़्यादा थे, 27% तक बेरोजगारी का आंकड़ा चला गया था। अब वो घटकर 10-12% पर आ गया है, लेकिन नौकरियां गई हैं, ये हकीकत है। और अब ये जानकारी मिल रही है डेटा से कि women lost twice as many jobs as men, औरतों पर ज़्यादा गाज गिरी है। और इसके कई कारण हैं। औरतों का अभी भी हमारा जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है कि घर संभालना है। अब भाई कोरोना में बच्चा भी घर पर है, बड़े बूढ़े भी हैं, पति भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तो गाज गिर रही है औरत पर कि तुम काम ना करो क्योंकि तुम्हें अभी घर संभालना है। और कई लोग प्रेशर भी नहीं ले पा रहे हैं, उसके चलते मेड्स आ नहीं रही। तो ये देखिए, ये एक ऐसा पहलू है रोजगार का कि महिलाओं पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है, इसके बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं हो रही। संदीप, मैं एक छोटी सी जगह में रहता हूँ फरीदाबाद में। मैं 3 महीने से नोटिस कर रहा हूँ, जब भी घर से बाहर निकलता हूँ तो भीख मांगने के लिए महिलाओं की तादाद ज्यादा है। उनमें से काफी हैं जो एक कुछ वजहों से मैं उनसे पूछता हूँ, आप कहाँ के रहने वाले? कहते हम तो महाराष्ट्र के, हम काम करते थे, घरों में काम करते थे। और मैंने कहा तो वापस आप क्यों नहीं ज्वाइन करते? तो बोला साहब हमें तो काम नहीं करने देते। मतलब आप समझिए जरा कि जो लोग घर में, जो महिलाएं घरों में काम करती थी और अच्छी खासी तादाद है, मतलब एक मार्केट में अगर 12-14 भी अगर भीख मांगने वाले मिल जाएं तो आप उसकी तादाद ठीक ठाक कहेंगे। आप वो क्योंकि घर में उनको काम ही नहीं मिलता, जो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां पे महिलाओं की नौकरी जाने के लिए ज्यादा माकूल माहौल है। आप समझिए इस बात को। बहुत अहम पहलू था। मैं सिर्फ ये नौकरी पेशा लोगों की बात कर रहा था। आप दरअसल जो बाई दाई हमारे घर में मेड्स आती हैं काम करने वाली, जो रोज कुआं खोदते थे, रोज पानी तलाशते थे, आप उनकी बात कर रहे हैं। आप बहुत वैलिड पॉइंट उठा रहे हैं जी। हम ऐसे लोग, कल हमारे अपने जिस फील्ड में हम लोग काम करते हैं उसी फील्ड से एक पत्रकार, उन्होंने कहा कि साहब मेरी बीवी ने नौकरी छोड़ दिया है। वजह ये कि पहले बच्चा क्रच में रहता था, अब क्रच बंद है, स्कूल बंद है, तो उसको
तो वो ये एक एग्जाम्पल है जिसके आधार पे आप एक सैंपल ले सकते हैं। ऐसे कम से कम हजारों लाखों की तादाद हो सकती है। इस पे जो डेटा आ रहे हैं वो डेटा कितना ऑथेंटिक है मैं नहीं कह सकता संदीप, लेकिन आपका और हमारा अनुभव ये कहता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो दबाव है नौकरियों पे, उसमें महिलाएं ज्यादा सफर होंगी, हो सकती हैं। बिल्कुल, और ये एक अहम खबर है, इस पर और लोगों को भी तवज्जो देने की जरूरत है। आखिरी खबर, और ये दिलचस्प खबर है पवन, डिजिटल पेमेंट्स वाइडन गैप विद एटीएम विड्रॉल, और इसी को तफसील से टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने बिजनेस पेज पर भी छापा है। हाँ, तो जी, नोटबंदी के बाद, नोटबंदी के चलते भी देश जितना डिजिटल नहीं हुआ, उससे ज्यादा डिजिटल दरअसल इस संकट काल में हो गया है। अपने आप में दिलचस्प सी खबर है ये। तो ये अच्छी खबर है। कुल मिला के ये है कि जो काम इतनी एक्सरसाइज करके, इतना तकलीफ देके डिमोनेटाइजेशन नहीं कर पाया, वो काम आसानी से हो गया। संदीप, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं आपसे। देखिए, पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स को जो व्यवस्था अभी है, कोविड, पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो इस तरह की व्यवस्थाएं पॉलिटिक्स को पूरी दुनिया में सूट करती है, हर एक जमाने में और इस जमाने में भी। तो केवल आप एटीएम के इस्तेमाल की बात नहीं करें और दूसरी भी चीजें देखेंगे तो कई ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जिससे लगेगा कि इससे सरकार बेनिफिटेड हो जाती है। जैसे अभी सरकार डेटा के साथ खिलवाड़ करना, कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, कोई कन्फ्रंट नहीं करता, कोई उनके खिलाफ मोर्चा नहीं निकालता, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करता। तो इस तरह की व्यवस्थाएं सरकार को सूट करती हैं। बहरहाल, जो डेटा आपने दिया है तो ये भी सरकार को सूट करती हैं। वो कहेंगे कि साहब हमने तो डिमोनेटाइजेशन में देखिए शुरू किया था और अब अचीव कर लिया। अब आप अगले एक दो हफ्ते में ये बातें आपको किस दिन ट्विटर पे मिल जाएंगी। हाँ, तो ये संकट काल में भी डेटा कई तरह से सूट करते हैं, और डेटा कितना बताया जा रहा है, कितना छिपाया जा रहा है, ये स्टैटिस्टिक्स के बारे में एक पुरानी कहावत है। हाँ, बताया कम जा रहा है, छिपाया ज्यादा जा रहा है। देखिए, सबको डेटा से मतलब नहीं होता। मैं आपको आप एक आखिरी बात कहूंगा, ऑन रिकॉर्ड, मैं कह रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, इस देश में अभी सरकार के मंत्री ऑन रिकॉर्ड वो बातें लिखते हैं जो लगता है कि साहब आप कल को कोई बैठ जाए उसकी चीर फाड़ करने, तो पता चलेगा कि जो उन्होंने लिखा वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो यहां जो शूट कर रहा है, ये जो डेमोन से बात शुरू होके यहां तक पहुंची, अब हमारा डिजिटल हमने ज्यादा कर लिया है। ये बात आप 2 हफ्ते में सुनेंगे कि सरकार ने अचीव कर लिया, जो 5 साल पहले शुरू हुआ था वो अब अचीव हो गया। मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा अगर इस तरह के वर्जन सामने आए तो। और इन्हीं से सतर्क भी रहना है, और इसीलिए हम इस तरह का कार्यक्रम करते हैं जिसमें हम डेटा की बात भी करते हैं और सोर्सेज को भी खंगालते हैं। सरल, सीधी, आसान भाषा में आज की खबरें समझाने के लिए पवन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस हफ्ते आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।